नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बयान से। भाजपा के विधायक भरत चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने सीएम को रुद्रपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। सीएम के लिए रुद्रप्रयाग से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए भी वे तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं विधायक रहूं या नहीं रहूं, लेकिन धामी को 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहना है। तो जहां अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं भरत चौधरी, भाजपा के विधायक। जी से ये भी निवेदन किया था और आज फिर इस सार्वजनिक मंच से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा था कि इस प्रदेश के हित में भरत सिंह चौधरी विधायक रहे या न रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री रहना नितांत जरूरी है। और अगर आप रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ये रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र कृतार्थ होगा, यहाँ की जनता कृतार्थ होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के बधाड़ी ताल में बैसाखी के पर्व पर आयोजित 2 दिवसीय मेले की शुरुआत की है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि ये सभी घोषणाएं जल्द ही धरातल पर भी उतरेंगी। बरसी बधाड़ी मोटर मार्ग को हॉट मिक्स करने का उन्होंने कहा है। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि इसको जो है बढ़ाया जाएगा और साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज भीरी को शहीद मुरलीधर सेमवाल के नाम से करने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथ में ये जो हमारा जुरानी देवसेन से ब्यूंग होते हुए कुरसेला बैकंडा तक नया मोटर मार्ग है, इसकी इन्होंने स्वीकृति की बात की है। इसको भी स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। साथ में जावरी मोहन खाल मोटर मार्ग को शहीद फतेह सिंह के नाम के करने की भी मैं घोषणा करता हूँ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भाजपा जल्द करने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएस संतोष उत्तराखंड जाएंगे, जिसमें इस पर चर्चा होगी। चर्चा है कि सीएम धामी कपकोट या फिर डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ को क्रियान्वयन भी है, विचारधारा के अनुरूप और भी कार्यक्रम करने 2024 की तैयारी भी करनी है। साथ साथ लाभकारी जो पद हैं उनके बारे में चर्चा होगी और संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हम जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, उसको पूरा करने के लिए एक भी बैठक रखी जाएगी जो आगे बढ़ाया जाएगा उसको। मुख्यमंत्री को भी उपचुनाव लड़ना है, तो क्या सीट को लेकर के भी चर्चा होगी कि कौन सी सीट उचित रहेगी जहां से मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ाया जाए? अभी ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता है ये चर्चा हो। सर, क्या बीजेपी के ही किसी विधायक की सीट खाली करा के मुख्यमंत्री को लड़ाया जाएगा या फिर कोई अन्य विकल्प पर भी विचार हो रहा है? सारे विकल्प खुले हुए हैं, जहां भी उपयुक्त होगा वहां पर चुनाव लड़ाएंगे। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस में दरार पड़ती नजर आ रही है। ये दरार दरअसल कांग्रेस के उन नेताओं के बीच में है जो हाईकमान के फैसले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ पर अपनी सियासी जमीन खोती जा रही कांग्रेस के खेवनहार कौन होंगे। कम से कम संतुलन तो रखना चाहिए था। भाई गढ़वाल भी तो है, गढ़वाल के अंदर भी तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 32-33 सीटें हैं। तो संतुलन जो नहीं बनाया इन्होंने। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया 2014 में, सबसे पहला रिएक्शन हरीश धामी का ही था कि गलत हुआ है। और उस व्यक्ति ने कांग्रेस को अपनी संपत्ति समझ ली थी। हम मुखर होकर बोल सकते हैं, यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायकों का ये गुस्सा हाईकमान के फैसले को लेकर है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि संगठन में हुए बदलाव के दौरान इनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेके झंडे डंडे सब कांग्रेस कार्यालय में सड़ रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी? भाई आपने वो क्यों नहीं अपने जो है धरातल में अपने कैंडिडेटों तक पहुंचाया? उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं मांगते रहा, ना मुझे झंडे मिले, ना डंडे मिले, ना घोषणा पत्र मिला। यहाँ तक कि घोषणा पत्र का व्हाट्सएप तक हमको नहीं किया गया। जब आए थे हाईकमांड के लोग, समीक्षा बैठक ली इन लोगों ने, इस बात पे किसी की चर्चा नहीं हुई। एक लाइन पे कह दिया कि जो है जो करेगा संगठन करेगा। ठीक है, जो संगठन करेगा, लेकिन राय मशवरा भी होना चाहिए था। लोगों से पूछना चाहिए था, अलग अलग पूछना चाहिए था, भाई किसको सीएलपी बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको वो करना है। लेकिन इन्होंने इस बात पे कोई भी किसी बात की चर्चा नहीं। हरीश धामी हो या फिर मदन वेस्ट, ऐसे कई नेता हैं जो खोलकर नाराजगी जता रहे हैं, मगर कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है।
ना ही मेरे पास कोई उनका कोई प्रतिवेदन आया है। मेरे उनके, आप लोगों ने मुझे और उसको सदन में देखा, हम बिल्कुल साथ साथ रहते थे और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। अगर कोई नाराज़गी होती तो मुझसे सबसे पहले मुझको लगता है कहते, हाँ किसी फॉलोवर ने या उनके किसी अनुयायी ने इस बात पे कि मेरे साथियों को भी लगता है कि सबसे योग्य मैं था। लेकिन सभी मान्य, अधिकांश मान्य विधायक मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है, उनसे मैंने व्यक्ति रूप से भी मुलाकात हुई है। आज भी सुबह मुलाकात हुई, लगातार मुलाकात का सिलसिला है वो बना हुआ है। आपसे नाराजगी तो नहीं है अधिकतर की हमने बात की है? नहीं, मुझसे नाराजगी नहीं। देखिए वो मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है, व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख। अभी कुछ रोज पहले ही हाईकमान ने कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया है, मगर हाईकमान के फैसले को कई विधायक पचा नहीं पा रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि कुछ विधायक तो पार्टी को छोड़ने तक धमकी दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंदुरा की। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर भाजपा के नेता चुटकी ले रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस में भगदड़ मचने का सबसे बड़ा कारण है कि वो नेतृत्वहीन है, और जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कोई ऐसा नहीं है कोई लक्ष्य हो। उनका लक्ष्य वो कब कैसे खुश हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी वेस्ट बंगाल में 44 से 0 हो गए तो खुश हो गए वो। उनका खुश होने की कोई परिभाषा नहीं, इसलिए वहाँ पे हो सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस के एमएलए हो उनके मन में भाव हो कि हम समाज की और देश की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा कांग्रेस के माध्यम से नहीं करवाती क्योंकि लूट खसोट ज़्यादा होती है। तो हमारी पार्टी में कोई भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन राष्ट्रीयवाद मस्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बहुत जल्द हो सकता है उत्तराखंड की नौकरशाही में फेरबदल। फिलहाल शासन में बड़े फेरबदल की चर्चाएं हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बड़े फेरबदल की संभावना है। मुख्यमंत्री के सचिव की रेस में कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं। और हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, किस तरह से इस फेरबदल को देखा जा रहा है? जी देखिए ना, चूंकि जब सरकार का गठन हुआ था तो सरकार के गठन के बाद फिर सबकी निगाहें इस बात पर लगी रहती है कि मुख्यमंत्री जो अभी जिन्होंने शपथ ली है और उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उनकी ब्यूरोक्रेसी का चेहरा कैसा होगा। तो लगातार पिछले 20-22 दिन से इसी बात को लेकर प्रयास चल रहे हैं। तो कई दौर की वार्ता, कई दौर का विचार विमर्श शासन में मुख्यमंत्री के स्तर पर हो चुका है। और चूंकि मुख्यमंत्री के जो अभी मौजूदा अपर मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उनका हटना तय माना जा रहा है, क्योंकि वो केंद्र के लिए अपना आवेदन भी कर चुके केंद्रीय प्रतिनिधि के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में फेरबदल आ रहा है। जो प्रमुख सचिव और सचिव जो वो बैठे हैं उनके विभागों को किसी दूसरे ब्यूरोक्रेट को दिया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी ऐसे बदलाव की स्थिति इस समय बन रही है और ये बहुत जल्द ये मूर्त रूप लेने वाला है, क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री ने लगभग अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अपने सचिव के लिए भी उन्होंने 2-3 नाम चयन कर लिया है, 2-3 नामों का, उनमें से कोई एक उनका सचिव भी होगा। जी शुक्रिया जी इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 3 मई से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम है, इसलिए माना जा रहा है कि यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। सरकार कह रही है कि यात्रा की सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, मगर कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बार भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ 4 धाम यात्रा शुरू करने जा रही है। 3 मई से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 साल बाद यात्रा के सुचारू रूप से संचालित होने की उम्मीद है, लिहाजा व्यापारी भी खुश हैं, मगर कांग्रेस कह रही है कि सरकार की तैयारियां अधूरी हैं। उत्तराखंड के 4 धाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी, जिसके लिए तैयारियां अपने आखिरी चरण में। 25 अप्रैल तक सभी विभागों को अपनी तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर यात्रा की शुरुआत से पहले यात्रा मार्गों पर डेंजर पॉइंट, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी। यात्रा के संदर्भ में पिलग्रिम्स का बहुत अच्छा उत्साह है इस बार, और यहाँ पर जो बुकिंग आई है हमारे ट्रैवल एजेंट्स के मार्फत हम लोगों को जो सूचना मिलती है वो अप्रत्याशित संख्या में लोगों ने इस बार बुकिंग करी हुई है।
और इसीलिए प्रशासन पर इस बार बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सुरक्षित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग यात्रा कर सके। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में जो है अपनी भूमिका निभाता है और इसके क्रम में हम सभी विभागों के साथ संपर्क में है और उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो कार्य करने हैं इमीडिएट तौर के वो किए जा रहे हैं। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार यात्रियों की संख्या करोड़ों में जा सकती है। यही वजह है कि इस बार तैयारियां पहले ही दुरुस्त की जा रही हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक तकरीबन 40 लाख लोग होटलों की बुकिंग करा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगले 2 महीने के लिए GMBN के सभी गेस्ट हाउस भी बुक है। केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी 1 महीने पहले ही फुल हो चुकी है। इसमें समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है कि जो कार्य हमें करने हैं उसकी क्या क्या प्रगति है। जैसे मार्गों की स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और उसमें कई संस्थाएं PWD के अलावा NHI है, NHIDCL है, BRO कई क्षेत्रों में जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर कार्य कर रही है जनपदों में। तो सभी को कहा गया है कि वो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको समय से पूर्ण करें। सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है, मगर विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इतने कम समय में तैयारियां पूरी कैसे होंगी। सड़कें कैसी हैं, पेयजल की व्यवस्था है नहीं है, मेडिकल क्या क्या सुविधाएं आपकी हैं, इस संबंध में कम से कम आपको तत्पर रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अभी इस संबंध में कोई तैयारी नहीं की। स्वास्थ्य मंत्री जी ने 4 धाम के बारे में कोई बैठक नहीं ली। पर्यटन मंत्री जी ने बता दीजिए कोई बात की हो तो आपके सामने है। ऋषिकेश में जो हमारा परिवहन से संबंधित बैठकें होती हैं, 4 धाम यात्रा से पहले बसें चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, उनके लिए परमिट जारी होंगे, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमारा आरोप है कि सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। इस बार 4 धाम यात्रा शुरू होने का प्रदेश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनका कारोबार 4 धाम यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा बुरी तरह से प्रभावित रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना दम है इस आरोप में कांग्रेस के कि अभी तक तैयारियां पूरी नहीं की गई हैं? अनु, देखिए ये बात इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उसको अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 25 अप्रैल तक सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए कहा गया है क्योंकि विपक्ष की, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष को अपना काम इसी तरह से करना है कि सरकार की जो कमियाँ हैं उनको उजागर करना है और बताना है कि ये कमियाँ सरकार की रही हैं। लेकिन यहाँ अगर 4 धाम यात्रा को देखा जाए तो पिछले 2 साल से 4 धाम यात्रा कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में जो 4 धाम में यात्री इस बार आएंगे, तो इसीलिए ये कहा गया है अधिकारियों की ओर से कि 25 अप्रैल तक सभी जो काम है वो पूरे कर दिए जाएं। विपक्ष की एक टीम अगर होती है वो जाकर वहाँ पर जायजा लेती, विपक्ष देखता वहाँ कर कि 4 धाम यात्रा में किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, क्या कमियां हैं, क्या रह गई हैं, तो इन तमाम चीज़ों का आकलन करके सरकार को वो बता सकते थे और उनको फिर अव्यवस्थित कर सकते थे। क्योंकि देखिए बयानबाजी के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी अगर हम 4 धाम यात्रा मार्गों की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो अभी वहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं जहाँ पर बर्फ नहीं हटाई गई है, कई तरह की इस तरह की दिक्कतें हैं क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई जगह जो पेयजल लाइन है वो टूट चुकी हैं, उनकी मरम्मत का काम पूरा किया जाना है। इसके अलावा अगर हम डेंजर्स पॉइंट की बात करें, क्योंकि 4 धाम यात्रा मार्गों पे कई जगह ऐसे डेंजर्स पॉइंट है जहां पर लैंडस्लाइड होने से यातायात बाधित होता है, तो उन डेंजर पॉइंट पर किस तरह की PWD की व्यवस्था रहनी है, NH किस तरह की व्यवस्था करने वाला है, तो ये सभी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। 4 धाम यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं शुरुआत होने से पहले इन्हें दुरुस्त करना बहुत जरूरी है और 25 तारीख तक डेडलाइन है। देखना होगा कि ये तमाम काम पूरे किए जाते हैं नहीं। पंकज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर आ सकते हैं।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और मई में ही प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। उधर बैसाखी पर्व पर भगवान सोमेश्वर देवता यानी शनि महाराज के कपाट खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सोमेश्वर देवता के कपाट खोल दिए गए। हर साल यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से 20 दिन पहले की मां यमुना के भाई शनि देव के कपाट खोलने की परंपरा है। वहीं रुद्रप्रयाग में मां गौरी मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। गौरी गांव में मां गौरी की डोली को गौरीकुंड लाया गया, जहां पर पूजा अर्चना के बाद कपाट खोले गए और मां गौरी की डोली को मंदिर में विराजमान किया गया। अब 6 महीने तक श्रद्धालु मां गौरी के दर्शन कर सकेंगे। पंच केदारों में दूसरे केदार मत महेश्वर और तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट खोलने की तारीख भी तय हो गई है। 6 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 19 मई को 11 बजे भगवान मद महेश्वर के कपाट खुलेंगे। 3 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली मक्कू मठ से रवाना होगी। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 22 मई को खुलने वाले हैं। इसे लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से गुरुद्वारा गोविंद घाट पर भारतीय सेना की टुकड़ी भी पहुंच चुकी है। देहरादून के राजपुर के जाखन में एक लॉन्च से महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि शव से बदबू आ रही है, जिससे लगता है कि ये तकरीबन 2 महीने पुराना है। महिला अपने पति के साथ लॉन्च में ठहरने आई थी, मगर महिला का पति अब गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को लगता है कि मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती मनाई जा रही है और इस दौरान देहरादून में घंटा घर पर स्थित अंबेडकर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अंबेडकर पार्क पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। आज पूरा विश्व, पूरा देश जिससे उन्होंने संघर्ष किया, एक ऐसे समाज से गरीबी में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इतनी ऊंचाइयों में पहुंचे, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। आज हम जो भी हैं उनके दिए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। वहीं बाबा साहेब की जयंती के मौके पर उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। मसूरी में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं अल्मोड़ा में भी बाबा साहेब की जयंती पर कई संगठनों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बढ़ेंगे आगे। पर्यटन सीजन करीब आते ही रानीखेत के पर्यटक स्थलों पर रौनक नजर आ रही है। रानीखेत में ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जहां पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। गोल्फ ग्राउंड, चौबतिया गार्डन, रानी झील जैसे कई पर्यटन स्थल हैं जो सैलानियों की पहली पसंद होते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस में से और यहाँ पे काफ़ी प्राकृतिक मनोरम स्थल भी हैं। तो कैंट बोर्ड की तरफ से जो भी ऐसे स्थल हैं, उनको पहले 2 चीज़ें हैं कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। उसमें साफ़ सफाई, रंग रोगन और ख़ासकर जैसे हमारा रानी झील है, वहाँ का पानी की सफाई, साथ साथ उसका थोड़ा एक नेचुरल लुक देने के लिए उसका वुडन स्ट्रक्चर से जो पाथवे बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। अगर हम आपसे कहें कि आपको आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, कई नदियां सूख चुकी होंगी और गंगा के पानी में भी ठंडक नहीं रहेगी। अगर इंसान ने अपनी सुख सुविधाओं के चलते पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की, तो इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ हुआ है जो इन सब की तरफ इशारा कर रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो पूरे विश्व के लिए ही चिंता का विषय है, मगर इससे उत्तराखंड का हिमालयी इलाका अछूता नहीं है। पर्यावरणविदों की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसका उत्तराखंड की हिमालय क्षेत्र में बुरा असर पड़ेगा। 1.1 डिग्री तापमान बढ़ना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर हम पिछले 60-70 वर्षों का ही समय देखें तो तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई, जैसे कि शोध अध्ययन बताते हैं। अगर इसी प्रकार रहा तो 10 सालों में करीबन 14 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा सारी दुनिया का, और 14 डिग्री तापमान पे आपको पता है कि ग्लोबली कितनी परेशानियां हो जाएंगी। इस बार एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई है। यमुना के उद्गम स्थल में बर्फ नहीं है। अक्सर अप्रैल के महीने में यहाँ बर्फ जमी रहती है, मगर इस बार बर्फ पिघल चुकी है। यमुना का उद्गम स्थल हिम विहीन होना अपने आप में कोई छोटी चिंता नहीं है। आने वाले वक्त के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो अभी से हम सबको आगाह कर रही है। अभी भी अगर सरकार और मनुष्य नहीं चेता तो आने वाले वक्त में ये बड़ी त्रासदी के रूप में भी सामने आ सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जो चोटियां बर्फ से लगदग रहती थी वो इस वक्त बर्फ विहीन है और खाली हैं। पर्यावरण के जानकार मानते हैं अभी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये सीधा इसका संबंध हमारे रहन सहन से है। ग्लोबली जो विकास के कार्य हो रहे हैं, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए जितना विकास कार्य कर रहा है उसका विकास का जो बुरा प्रभाव है वो क्लाइमेट पे पड़ रहा है। अब अगर आपने उत्तरकाशी की बात की या मैं कहूँ जोशीमठ पीपल कोटी के आसपास के कई पहाड़ियों पे अभी बर्फ नहीं है। यमुना के उद्गम क्षेत्र में सप्त ऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत, गरुड़ सहित गंगा टॉप का क्षेत्र बर्फ विहीन होता जा रहा है। इस क्षेत्र में अक्सर आने वाले सैलानी भी इसी बात से हैरान है। 18 से 20 फीट की बर्फ जो देखी है गरुड़ गंगा में और अन्य जगहों पे भी जो बर्फ जमा रहती थी। इस साल 2022 रामनवमी के समय जब मैं पहुंचा वहाँ तो बड़ा अचंभा हुआ देखकर कि बर्फ की बिल्कुल ही परत भी गायब हो रखी। गरुड़ गंगा में शायद ही 3 या 4 फीट बर्फ बची है और बाकी सर्वत्र जगह पर जो है बर्फ समाप्त हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों बर्फ जमी रहती थी, मगर इस बार यहाँ भी अभी से बर्फ पिघल चुकी है, जबकि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर ज्यादातर हिस्से पर बर्फ पिघल गई है। जानकार इसे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह मान रहे हैं, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के पेड़ों पर अभी से फूल खिलने लगे हैं, जबकि इन पर फूल 15 अप्रैल के बाद खिलते हैं। पौधों पर समय से पहले फल और फूल आना, ये अलार्मिंग सिचुएशन आने वाले वक्त के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। पर्यावरणविद बताते हैं कि अगर आज नहीं चेते तो आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा मानव जाति के सामने आएगा। ऐसे में अभी से इसको लेकर बेहद गंभीर होने के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे ताकि इस खतरे से बचा जा सके। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। बढ़ते हैं आगे। विकासनगर के जौनसार इलाके में बिस्सू का फूलियात पर्व मनाया गया। इस पर्व पर चालदा महाराज मंदिर समाल्टा में हर गांव से ग्रामीण ढोल दमाऊ लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान कुल देवता से खुशहाली की मन्नतें भी मांगी जाती हैं। कुल देवता को बुरांश के फूल अर्पित किए जाते हैं।